स्वागत है आपका आज क्लास में। और आज क्लास में हम वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वर्णमाला के बारे में पढ़ने के पहले इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि हिंदी ग्रामर के कितने चैप्टर, कितने टॉपिक जो हैं होते हैं, और साथ में उतने टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो कोई भी एग्ज़ाम जो है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी में से आते हैं, तो कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हिंदी के वर्णमाला कितने वर्ण होते हैं, कब से लिखना शुरू हुआ, क्या उसको कहते हैं, सारी जानकारी जो है आज में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाणिनि के बारे में आपने सुना होगा कि इन्होंने ग्रामर का या व्याकरण का एक पुस्तक लिखी थी जिनका व्याकरण उसमें दिया गया था। इसके बाद सबसे पुराना ग्रंथ अगर देखें हम तो दामोदर या पंडित दामोदर द्वारा लिखित है, उनका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये वर्णमाला के पढ़ने के पहले हम ये इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी ये वाले प्रश्न भी आ जाते हैं कि ये सबसे पहला ग्रंथ जो है किसने लिखा, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो ये कुछ ही हैं इसमें विशेष जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पंडित कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें भी जो कहा जाता है वो हमने लिख दिया है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी कृत हिंदी शब्दानुशासन भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी का व्याकरण है। ये कुछ व्याकरण के ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं जो आपकी इसमें लिखी गई हैं, और इसमें ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में दिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। वर्णमाला क्या होती है और वर्णमाला में वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। दोनों, जैसे ये वर्ण है और ध्वनि, वर्ण ध्वनि दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अंतर दोनों में इतना है कि भाषा का लिखित रूप या भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे शुरुआत जो होती है, अगर लिखित भाषा की बात की जाए तो वो होता है वर्ण, और मौखिक भाषा की बात की जाए तो वो होती है ध्वनि। तो जो आपको याद रखना है, यदि हम भाषा के लिखने की बात करें कि भाषा की लिखने में सबसे छोटी इकाई क्या होती है लिखने की, तो वर्ण होती है, और मौखिक भाषा की ध्वनि होती है। ये भी आप जानते हो कि भाषा क्या होती है। भाषा वो होती है कि जब अपने विचार जो है दूसरे तक कैसे भेज सकते हैं। तो भेजने का तरीका क्या होता है, भेजने का तरीका जो है भाषा होती है। भाषा मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है, और सांकेतिक भी होती है। लिखित भाषा को हम लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखकर हम अपने भाव जो है बता सकते हैं, और मौखिक भाषा में बोलकर हम अपने भाव बता सकते हैं। साथ में एक सांकेतिक होती है जिसमें संकेत के माध्यम से, इशारों के माध्यम से हम उस भाषा को या अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं। तो वो कहलाता है आपका सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जी आपकी हमें यहाँ लिख दिया लिखित भाषा, और ये होती है आपकी मौखिक। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कभी वर्ण आ जाते हैं, कभी ध्वनि आते हैं। आपको लगता है कि इसमें से कौन सा होगा, तो ध्वनि और वर्ण में से अगर ऐसा प्रश्न आता है कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण, और मौखिक भाषा की तो ध्वनि। दोनों में इतना ही अंतर है, दोनों चीज़ें की हैं। अब ये वर्ण और ध्वनि कहलाते क्या है वो हम देखते हैं। जैसे एक वर्ण लिखा है, जी का जो है एक वर्ण है, एक अक्षर है, का जो है एक वर्ण है, ये अक्षर है। तो ये का जो है एक अक्षर जो है, इसमें अगर हम देखें कि सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये का भी दो वर्ण से मिलकर बना है। अब कौन सी वर्ण होती है इसमें, आधा का प्लस आ, आधा का प्लस आ। अब आधे का और प्लस आ, जैसे बोलते हैं का, तो का में देखा आपने, का के साथ आ का उच्चारण भी किया जाता है, तो का के साथ आ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ण मिलकर बनते हैं अक्षर।
तो अक्षर इसे कहते हैं और इसे कहेंगे हम वर्ण। तो ये दो जो हैं वर्ण होते हैं, और ये जो एक वर्ण है कोई भी एक, वो कहलाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं कि जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे चिड़ियों किसी की आवाज़ है, पक्षियों की आवाज़ है, तो ऐसे वर्ण होते हैं जो ध्वनि होती हैं। तो ध्वनि इसलिए भाषा के दो होती हैं, मौखिक होती है और लिखित होती है। तो जिसको हम लिख सकते हैं तो ये वर्ण होता आता है, वो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, और जिनको हम नहीं लिख सकते हैं ध्वनि होती है। लिख भी सकते हैं ध्वनि को और नहीं भी लिख सकते, तो दोनों ध्वनि जो है वो कहलाती है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपने ये प्रश्न जो है आपको याद होना चाहिए कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, नाम अलग है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वर्णमाला में। वर्ण बता दिया हमने, वर्ण क्या होती है। अब ऐसे वर्णों के समूह जिसको एक विधिवत रूप से पिरोया गया हो तो उसे हम वर्णमाला कह देते हैं। तो वर्णों की माला बन जाती है। तो वर्णों की माला में अब कितने मोती होते हैं या कितने मोती रूपी वर्ण होते हैं, इस पर बहुत सारे जो कवि हैं, बहुत सारे जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, उनके मतभेद चलते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ण के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे बातें होती हैं, पर एक निश्चित जो है वर्णों की संख्या नहीं बताई जाती है। कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है। तो हम इसमें देखेंगे कि वर्ण जो है सामान्य रूप से कितने होते हैं और जो सर्वमान्य होते हैं वो कितने माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे वर्णमाला में, एक ऐसी माला में वर्ण रूपी कितने मोती हैं वो उसमें हम देखते हैं। तो इसमें आप शुरू से पढ़ते आ रहे होगे 52 वर्ण होते हैं, यानी 52 अक्षर होते हैं। इसमें 52 अक्षरों से मिलकर 52 वर्णों से मिलकर ही वर्ण की माला, वर्णमाला बनती है, ठीक है। तो इस माला में 52 अक्षर होते हैं। अब 52 अक्षर होते हैं, पर आपने ये भी पहले पढ़ा होगा कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर जो हैं आप 11 स्वरों को मानते हैं और 33 व्यंजन को मानते हैं। पर एक अगर देखे जाए हम कुल करके तो 44 ही वर्ण आते हैं। तो इन 44 के बाद पर हमारा ये तो पता है कि 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। तो ये 44 वर्ण में से 52 वर्ण होते हैं, तो 52 में से 44 कहाँ जाएंगे, फिर और जो वर्ण होते हैं वो कहाँ रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी बहुत सारे मतभेदों के बाद ये हम 52 ही बताएंगे कि 52 कैसे होते हैं। अगर 52 वर्णों का हम योग करें तो योग कैसा होता है, यही बताएंगे। और साथ में यही बताएंगे हम कि 52 के अगर कम होते हैं तो कितने होते हैं, ठीक है। तो इन व्याकरण के जो हमारे आचार्य हैं उनके बारे में, जैसे कामता प्रसाद जी जो हैं, ये इन्होंने वर्णों की संख्या 43 मानी है, ठीक है। तो 43 मानियों की वर्ण की संख्या, पर हम इसमें देखते हैं कि वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं। सबसे पहले हमने आपको जो बताया था इसके पहले, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। ये प्रश्न ऐसे हैं कि बार बार आपको एग्जाम में आते हैं, तो याद रख के चलना है। अब देखिए कि वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। तो हमने आपको ऐसा बताया था कि मतभेद हैं उसके बाद भी, पर आपको वर्ण कितने होते हैं ये याद रखना है। तो वर्ण जो हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चारण की दृष्टि से, एक लेखन की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण और लेखन, जो उच्चारण की दृष्टि से होते हैं और लेखन की दृष्टि से। तो उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से आपके 45 वर्ण होते हैं और लेखन की दृष्टि से आपने अभी जो देखे थे 52 वर्ण होते हैं। तो अब एक प्रश्न और मिल गया आपको कि यदि आपको आता है कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखना है 45, और लेखन की दृष्टि से वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखना है 52 या 52।
जो होती है उच्चारण की दृष्टि से और जो होती है लेखन की दृष्टि से। ठीक है, 2 प्रश्न आते हैं अगर आपको, तो ऐसे आप उसको आंसर आपको लिखना है। अब इन दोनों वर्णों में स्वर व्यंजन कितने होते हैं, तो 52 वर्ण जो होते हैं इसकी तो हम विस्तृत जानकारी देने वाले हैं अभी। जो 45 वर्ण होते हैं उसमें स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन ही होते हैं। तो स्वर जो है इस उच्चारण की दृष्टि से जो होते हैं 45 वर्ण, तो उन 45 वर्ण में से जो 45 होते हैं इनमें स्वर होते हैं आपके 10 और व्यंजन होते हैं 35, तो कुल हो जाते हैं 45। ठीक है, स्वर होते हैं 10, व्यंजन होते हैं 35, तो कुल हो जाते हैं 45। ये हो जाते हैं आपके उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या और वर्णों के साथ स्वरों की संख्या और स्वरों के साथ व्यंजन की संख्या। अगर आपको यहाँ से प्रश्न भी आता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, तो वो 10 हैं और व्यंजन कितने होते हैं, तो 35 हैं। ये बता दिया हमने उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, अभी 10 वर्ण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपने अभी ये पढ़ोगे तो इसमें 11 वर्ण पढ़े होंगे कि 11 स्वर होते हैं, तो इसमें कौन कौन से 10 स्वर होते हैं। तो 10 स्वर जो हैं, जैसे इसमें आ हो जाएगा, जो बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, बड़ी ए, ओ, जी आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हो जाते हैं 10 स्वर। ठीक है, आज समझे ना, स्वर जो हैं 10 होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। ये हम अलग कर देते हैं, उच्चारण की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या होती है 45, स्वर होते हैं 10। तो ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 10 स्वर होते हैं। और व्यंजन जो है, व्यंजन 33 व्यंजन आपने पढ़े हैं, तो वो 33 व्यंजन और 2 होते हैं इसमें द्विगुण व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन होते हैं तो वो मिलाकर हो जाते हैं 35। तो ये हो जाते हैं कुल 45 वर्णमाला में वर्ण होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि इसमें उच्चारण की दृष्टि के बाद लेखन की दृष्टि से जो 52 अक्षर होते हैं उन 52 अक्षरों को हम कैसे बांटते हैं, उसमें स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके पहले बता दें हम उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से तो दोनों प्रकार से जो वर्णमाला होती है, तो सर्वमति से अगर देखें हम कि उन दोनों में से अच्छी वर्णमाला कौन सी मानी जाती है, ये हमारे अनुसार नहीं, हमारे जो आचार्य हैं उनके अनुसार तो उच्चारण की दृष्टि से श्रेष्ठ वर्णमाला मानी जाती है। ठीक है, पर लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाली मानी जाती है। अब लेखन की दृष्टि से बहुत सारे प्रश्न ऐसे बनते हैं कि जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेखन की दृष्टि से हम ये देखते हैं, ये बनी हमारी वर्णमाला। तो लेखन की दृष्टि से आप देखें तो स्वर और व्यंजन होते हैं। इसके पहले हम स्वर देखते हैं कि स्वर होते क्या हैं। तो स्वर क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो बगैर किसी की सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके स्वर। स्वर क्या होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बगैर किसी वर्ण की सहायता से, बगैर किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, वो कहलाते हैं स्वर। जैसे कि आप आ, इसके लिए आपको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए ये जो है वो स्वर कहलाते हैं। क्योंकि स्वर की परिभाषा भी आ सकती है कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर कहते हैं जो किसी दूसरे की सहायता के बगैर बोले जाएं, वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर या वर्ण। तो इसमें क्या होता है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब जैसे का जो है वो व्यंजन है, का जो है व्यंजन है। अब
व्यंजन को बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे का जो है तो का में आ का उच्चारण भी आता है, तो का कैसे बनता है, आधा का प्लस आ। तो का जो है दो बनते हैं, आधा का प्लस आ, दो ध्वनियाँ होती हैं, दो वर्ण होते हैं। इसमें हमने देखा कि ये का जो है अगर इसको बोलना है, इस अक्षर को बोलना है यानी व्यंजन को बोलना है, इसके लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जहाँ स्वर की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन होते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, किसी की सहायता के बगैर बोले जाएं, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा भी आपको साथ साथ सुनते भी जाना है, याद भी रखते जाना है, क्योंकि परिभाषा अगर याद हो जाएगी तो आप फिर उसके वर्ण भी बता सकते हो। ठीक है, वर्ण बता सकते हो, क्योंकि परिभाषा का याद है तो आप उसके वर्ण भी आ सकते हो, वर्ण से परिभाषा बना सकते हो, यानी यहाँ पे दोनों चीज़ें बन जाती हैं। चलिए तो स्वर देखते हैं और व्यंजन देखते हैं। तो उसके पहले जो 52 अक्षर होते हैं उन अक्षरों को देख लेते हैं कि 52 अक्षर कैसे होते हैं। तो 52 अक्षर में आपके जैसे स्वर होते हैं, तो स्वर जो हैं वो आपको पता है 11 होते हैं। ठीक है, अनुस्वर, और विसर्ग। कभी कभी अनुस्वर को, विसर्ग और अनुस्वर दोनों की संख्या 2 मानी जाती है, तो पर इसमें अलग अलग होते हैं, तो हमने लिख दिया है एक जो है एक अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर 13 स्वर की श्रेणी में आते हैं। और व्यंजन आपको ये पता है कि व्यंजन जो है 33 होते हैं, तो ये तो आपको इतना पता है। अब इसके बाद जो है संयुक्त अक्षर होते हैं, उनकी संख्या 4 मानी जाती है। ठीक है, संयुक्त जो है ये 13 और 33 मिलकर हो जाएंगे 46, संयुक्त अक्षर हो जाते हैं 4, तो मिलकर हो जाते हैं 50, और 2 होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 मानी गई है, तो ये हो जाते हैं आपके 52। तो ये हमने बता दिया आपको संख्या कि स्वर कितने, व्यंजन कितने, संयुक्त अक्षर और द्विगुण व्यंजन, ये सारे मिलके आपके 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें वर्णमाला में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो अब हम जो यहाँ बताने वाले हैं इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन के आते हैं, तो ये आपको ध्यान सुनते भी जाना है और याद भी रखते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर क्या होते हैं। तो स्वर किसी परिभाषा आप जानते हैं, स्वर, अब स्वर होते कितने हैं, तो स्वर की संख्या लेखन की दृष्टि से 11 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से आप पढ़े ना, तो इसके पहले 10 बताई गई हैं, पर लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 बताई गई है। तो 11 हो जाएंगे आपके स्वर। 10 स्वर तो आपने देखे हैं, अब स्वर 11 क्या होते हैं, तो इसमें आपके जैसे आ, जी आपके 10 स्वर जो हैं वो लेखन उच्चारण दृष्टि से होते हैं। अब लेखन दृष्टि से 11 होते हैं, तो इसमें कौन सा वर्ड जुड़ जाता है, तो वो रा, इसको रा बोलते हैं, रा ऋषि का बोलते हैं, तो रा बोलते हैं। तो इस ये मिलकर आपके 11 स्वर हो जाते हैं। ठीक है, 11 स्वर जी हो जाएंगे। अब 11 स्वर के बाद 2 आहा, अम और आहा, ये क्या होते हैं, अम और आहा ये क्या होते हैं, तो ये कहलाता है आपका अनुस्वर और ये विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग। ये महाप्राण के आधार पर बोले जाते हैं, इसलिए महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वर जो है ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए ये अनुस्वर कहलाते हैं, नाक की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, ये अनुस्वर कहलाते हैं। अगर ये प्रश्न में आता है, अगर आप केवी की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाले प्रश्न भी आते हैं कि अनुस्वर किस मतलब अपने मुंह के किस भाग से बोले जाते हैं, तो ये नाक से बोले जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने से ही अयोग्यवाय, इन दोनों के मिलने को ही हम अयोग्यवाय कहते हैं। ठीक है,
अगर अयोगवाक कहा जाए कि अयोगवाक की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाक की संख्या 2 होती है, अम और अहा। और अम जो है वो अनुस्वर भी है और अहा जो है विसर्ग भी है। असल में अयोगवाक दोनों मिलकर बन जाती हैं। अगर हम कहें कि अयोगवाक क्या होते हैं, तो ये बताना है आपको अम और अहा। ठीक है, अयोगवाक होता क्या है? तो अयोगवाक क्या होता है? अयोगवाक वो कहलाते हैं कि वे वर्ण ना तो वो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, ना वो स्वर हों ना व्यंजन हो, इसलिए उसे अयोग्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, अयोग्य या अयोग, ना वो स्वर है ना व्यंजन है। ये वाले ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वर भी ना हो व्यंजन ना हो तो उसे कहते हैं अयोग। पर चूंकि आप जानते हैं इनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में और हमारे शब्दों में प्रयोग होता है, तो हमारे शब्दों में प्रयोग होता है, इस वजह से इसे अयोगवाह कहा जाता है। समझे परिभाषा इसकी आप, कि इनको न स्वर है न व्यंजन है। अब आप सोचिए कि स्वर कैटेगरी में रखे जाते हैं पर क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि अयोगवाह इनको कहा जाता है, इसलिए तो उसमें रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं? क्योंकि अयोगवाह इनको कहा जाता है, पर ना ये स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, जो हो जाते हैं आपके स्वर, तो स्वर 11 स्वर, 2 अयोगवाह है, तो 13 आपके ये हो जाते हैं। अब चलिए व्यंजन पे देखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन जो है वो 33 व्यंजन होते हैं। अब 33 व्यंजन जो हैं इनकी हम विस्तृत जानकारी भी देखेंगे, पर पहले हम इनकी संख्या देख लेते हैं, संख्या कितनी होती है। तो इनकी 33 होती है संख्या। अब इन 33 को हम कैसे बांटेंगे, तो वो इसमें हम बता रहे हैं कि 25 जो हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन कहलाते हैं जिनको बोलते समय मुंह के किसी न किसी भाग का स्पर्श हो, चाहे वो जीभ का स्पर्श हो, चाहे कंठ का स्पर्श हो, चाहे ओंठ का स्पर्श हो, ठीक है, चाहे तालु का स्पर्श हो, तो जहाँ का भी, चाहे दंत का हो, मुंह के अंदर जो स्पर्श हो बोलते समय वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें बोलने के लिए कुछ न कुछ स्पर्श होगा ही, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। अब इसमें कौन कौन से 25 होते हैं, क्योंकि वर्ण तो होते हैं आपके 52, इनमें से 25 कौन से होते हैं, तो 52 में से आप ये निकाल दीजिए 13, तो ठीक है। तो इसमें देखें हम 25 कौन से होते हैं, तो चा की लाइन होती है, चा के 5 वर्ण होते हैं, तो चा की लाइन, टा की लाइन, का की लाइन, ता की लाइन और पा की लाइन। ठीक है, चटक तफ, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, चटक तफ। इसमें 5, इसमें 5, ऐसे मिलकर 25 वर्ण हो जाते हैं। तो ये 5 लाइनें हैं, जिन लाइनों के 5 वर्ण मिलकर 25 वर्ण हो जाते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं वो भी हमने बता दिया। अब अंतरस्थ व्यंजन, तो ये अंतरस्थ व्यंजन की संख्या 4 बताई गई है। तो अंतरस्थ व्यंजन होते क्या हैं, तो अंतरस्थ व्यंजन वो होते हैं जो हृदय के अंदर से या मनुष्य के अंदर से बोले जाएं, अंदर से उनका बोलना हो, तो वो कहलाते अंतरस्थ व्यंजन, अंदर से बोलने वाले व्यंजन। तो जैसे इसमें या, रा, ला, ओबा, ये 4 जो हैं वो अंतरस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा। आप देख सकते हैं इसको बोलकर, अगर आप देखोगे बोलकर, उस बोलने में आपके अंदर से इनकी आवाज़ आती है। यानी अगर इस वाले वर्ण जो है अगर ज़्यादा बोलने पड़ते हैं तो आपसे अंदर से आपको बोलने पड़ेंगे, और उसका प्रभाव जो है फिर देखने मिलेगा कि आप अंदर से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो इसको अगर बोल कर देखोगे तो लगेगा आपको कि हम अंदर से बोल रहे हैं। देखा आपने, अंतरस्थ व्यंजन जो अंदर से, मनुष्य के अंदर से जो स्वर्ण बोले जाते हैं, मुँह से बोले जाएँ तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मुँह के जितने ये मुँह में जो भाग होते हैं उससे बोले जाए तो वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन होते हैं जो अंदर से बोले जाए तो वो कहलाते हैं अंतरस्थ व्यंजन। ठीक है, अब देखते हैं हम ऊष् व्यंजन। तो ऊष् व्यंजन जो है, सबसे पहले तो ये देखिए कि ऊष् व्यंजन के आपको 3 नाम बताए गए हैं। उसे ऊष् व्यंजन भी कहते हैं, उत्तम व्यंजन भी कहते हैं, उत्तम, और संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तीनों का नाम अलग हैं पर एक ही अलग है। अब ये भी प्रश्न ऐसे हैं कि
अगर एग्ज़ाम में आता है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, और ऊष्म व्यंजन आप जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन बहुत सारी उसमें दिए रहते हैं, बुकों में दिए रहते हैं और आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ऊष्म व्यंजन जो है, अगर संघर्ष व्यंजन दे दिया तो संघर्ष व्यंजन थोड़ा नया शब्द मिलेगा देखने के लिए, या उत्तम व्यंजन दे दिया तो उत्तम व्यंजन भी एक नया शब्द मिलेगा। तो आपको ये नए शब्द जो हैं वो भी पढ़ते जाना है, वो भी याद रखते जाना है कि ये 3 इसके नाम जाते हैं। ऊष्म व्यंजन, संघर्ष व्यंजन वो कहलाते हैं जिनको बोलते समय अपने मुंह के किसी न किसी भाग से संघर्ष करना पड़े या उस घर्षण हो, संघर्ष करके घर्षण करना पड़े बोलने के लिए, तो वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऊष्मा निकले, ऊर्जा निकले और संघर्ष करना पड़े। तो आप देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं सा, तीनों सा होते हैं और हा होता है। इन 4 जो हैं अक्षर को बोलने में, 4 व्यंजन को बोलने में ऊष्मा निकलती है या घर्षण करना पड़ता है। ठीक है, तो घर्षण करना पड़ता है या ऊष्मा निकलती है, उसे हम कहते हैं संघर्ष या ऊष्म या उत्तम व्यंजन। इसको बोल देखिए आप, सा ऊष्मा निकलती है बोलने में, तो कोई भी सा बोलिए आप या हा बोलिए तो ऊष्मा निकलती है, या संघर्ष करना पड़ता है या बोलते समय घर्षण होता है, तो वो कहलाते हैं संघर्षी, उत्तम या ऊष्म व्यंजन। तो ये हो जाते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब 33 जो हैं वो बता दिए हमने, 13 स्वर जो हैं वो बता दिया हमने। अब 13 स्वर, 11 स्वर और 2 होते हैं अयोगवाह, तो ऐसे मिलकर 13 हो जाते हैं, और 33 हो जाते हैं व्यंजन, तो व्यंजन हो जाते हैं। अब व्यंजन 33 के बाद अब द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं वो देखते हैं। ये देखिए, द्विगुण व्यंजन जो है बोड़ा और इसको दोनों को हम अड़ा ही पढ़ते हैं। इन दोनों में द्विगुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 गुण हो जाते हैं। 2, जैसे कि आप इनको अगर जी हटा दें तो ढा बन जाता है। अभी जी इसको क्या पढ़ेंगे, जी लगा दिया हमने इसके नीचे, तोड़ा पढ़ेंगे, तोड़ा पढ़ेंगे। अगर ये हम हटा देते हैं तो उसको पढ़ेंगे मेंढक, ढा। तो उस वर्ण का ये पॉइंट लगाने से, ये बिंदु से रखने से उसका उच्चारण दूसरा हो जाता है, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आया समझ में जी। तो 2 जी होते हैं आपके, ये लगा हटा देने से इसका उच्चारण अलग हो जाता है और लगा देने से इनका उच्चारण अलग हो जाता है, तो ये कहलाते हैं द्विगुण व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन के मेल से, या 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, जो अक्षर बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त रूप से बनाए जाएं, जोड़कर बनाए जाएं, तो वो कहलाते हैं संयुक्त अक्षर। तो ए अक्षर जो है वो 4 माने गए हैं। अब देखोगे आप यहाँ 5 लिखे हैं, तो ये क्या है ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले देखो कि ये 4 बनाए गए हैं, 4 बताए गए हैं, स्रा, छा, त्रा और ज्ञा। स्रा जो है आधा सा शक्कर वाला और आ से मिलकर बनता है। छा आधा का और सा से मिलकर बनता है। त्रा आधा ता और रा से मिलकर बनता है। और एक ज्ञा आधा जा और या पंजी से मिलकर बनता है। ये 4 जो संयुक्त अक्षर आप पढ़ते आ रहे हो वो संयुक्त अक्षर इसमें बताए गए हैं। उनका मेल कैसे होता है। संयुक्त अक्षर की विशेषता एक होती है कि एक इसमें स्वर रहित वर्ण होता है और एक इसमें स्वर सहित वर्ण होता है। स्वर रहित इसमें इनमें स्वर नहीं है, इनके स्वर निकाल दिए गए हैं, तो स्वर रहित वर्ण पहले नंबर पर होता है और दूसरे नंबर पर स्वर सहित वर्ण दूसरे नंबर पर होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर स्वर रहित, दूसरे नंबर पर स्वर सहित, स्वर के बिना और स्वर के साथ, तो ये हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन। अब एक बात और बता दें हम आपको, ऐसे कई पब्लिकेशन हैं, कई पुस्तकें हैं जिसमें हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 भी बताई गई है। आप कहोगे 53 क्यों होती है, कैसे होती है?
तो 53 जो है, 52 तो आपने सुना और आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा 52 अक्षर कैसे कैसे होते हैं। अब 53 अक्षर कैसे हो जाएंगे? 53 अक्षर कई आपके पब्लिकेशन की कई बुकों में दिए रहते हैं, कई पुस्तकों में उन्होंने पब्लिश भी किया है, दिया भी गया है। तो ऐसे ही पुस्तक में दिया गया था, मैंने देखा था। तो 52 जो है, 52 की जगह पर उसमें 53 अक्षर दिए गए थे। अब 53 अक्षर कौन सा होता है? तो वही हम बता रहे हैं कि 53 जो अक्षर होता है ये अभी 52 ही माने जाते हैं, पर 53 दिया गया था। तो 53 जो है अगर आपसे पूछा जाए तो ये 53वां अक्षर होता है, ये धा। जो आप लिखते हो विद्यालय, विद्या, तो विद्या जो है वो ये वाला धा लिखते हैं। इसके भी कुछ इतिहास है। पहले इसको बंद कर दिया गया था, फिर इसको पुनः शुरू किया गया है। तो धा जो है वो संयुक्त अक्षर में आता है, और संयुक्त अक्षर में आने के बाद इसका उच्चारण जो है वो आपका 53 अक्षरवा माना जाता है, क्योंकि ये आपकी हिंदी वर्णमाला में ये वाला धा नहीं होता है। क्या होता है आपने देखा है क्या? हिंदी वर्णमाला में ये वाला धा नहीं होता है। आप कहेंगे संयुक्त अक्षर बाकी जी होते हैं, तो बाकी ये चारों होते हैं, पर ये वाला धा जो है संयुक्त अक्षर में आपकी हिंदी वर्णमाला में ये वाला धा नहीं होता है। पर ये वाला धा आज प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में हो रहा है। इसलिए कुछ पुस्तकों में, कुछ पब्लिकेशन उसको पब्लिश किया है, उसमें 53 अक्षर बताए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि 53 जो अक्षर होता है वो 53वां अक्षर जो है वो ये वाला धा माना जाता है। अगर आप विद्या लिखते हो तो विद्या लिखने में आपको इस वाले धा को ही लिखना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि पहले ये वाला विद्या से लिखा जाता था, उसको सुधार करके अब ऐसा लिखा जाने लगा है। ऐसा लिखते हो तो गलत नहीं माना जाता। जी आपकी चलेगी पता जब वर्तनी वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी मतलब होता है भाषा का शुद्ध रूप, ठीक है। उस भाषा शब्द का शुद्ध रूप जो है वो वर्तनी होती है। तो वर्तनी पढ़ेंगे तो वर्तनी में देखेंगे हम। पर अभी आप देखें कि धा जो है वो 53वां अक्षर होता है, ठीक है। और 53वां अक्षर आपने देख लिया कि ये संयुक्त अक्षर में ही एक अक्षर बढ़ जाते हैं। तो संयुक्त अक्षर जो हो जाते हैं 5 हो जाते हैं, ये बताया गया था। और धा आपको ये बताया कि ये वाला धा जो है हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान नहीं दिया गया, हिंदी वर्णमाला में नहीं होता है, पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया ये वाले धा। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन में एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, स्वर के बिना और स्वर के साथ, ठीक है। देखा आपने कि हिंदी वर्णमाला में कितने सारे वर्ण होते हैं और इनको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आज की क्लास में आपको याद जो रखना है वो याद जी रखना है कि स्वर अनुस्वर ये होता है, विसर्ग क्या होते हैं, अयोग बाय क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अयोग बाय क्यों कहते हैं, अयोग बाय में अयोग का मतलब क्या होता है। जब क्वेश्चन से प्रश्न बता दे रहे हैं, जो प्रश्न आप अगर आपने ये देख लिया याद कर लिया, पर अगर उस प्रश्न पे अगर आप रुक जाते हो तो आपका ना रुकें, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि अयोग बाय में अगर पूछा जाए कि अयोग का मतलब क्या है वो बता दिया है, दोनों अयोग बाय क्यों कहा गया है वो भी बता दिया है, अनुस्वर क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से बोले जाते हैं, विसर्ग क्या होते हैं यह हमने बता दिया है, व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतरस व्यंजन कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, संघर्ष व्यंजन कितने होते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं और लेखन की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं और लेखन की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में अगर आप 53 अक्षर पढ़ते हो तो 53 अक्षर में 53वां अक्षर कौन सा होता है वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किस किस व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो बता दिया।
अंतरस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जो अंदर से बोले जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, संख्या इतनी, ये सारी चीज़ें आपको होना चाहिए पता। अगर आपने परिभाषा लिख ली तो परिभाषा लिखने से कुछ नहीं है, संख्या उनकी पता होनी चाहिए। ऊष् व्यंजन को ऊष् व्यंजन, उत्तम व्यंजन और संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन तीनों की परिभाषा क्या होती है, संघर्षी क्यों कहा जाता है और ये कौन कौन से होते हैं वो उसमें लिखे भी हैं और न बता भी दिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इतना जो है वर्णमाला के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अभी वर्णमाला ख़त्म नहीं हुई है, वर्णमाला में और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि अभी हमने देखा है कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर अभी हमने क्या बताया आपको, स्वर 11 होते हैं। अब इन 11 स्वरों को भी कई भागों में 7 भागों में वैसे बांटा गया है। अभी हम बताएंगे स्वर के प्रकार और व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन को भी प्रकार बताए गए हैं और स्वर के प्रकार बताए गए हैं कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, अब उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अभी स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में प्रकार देखना है। साथ में स्पर्श व्यंजन है तो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। स्पर्श तो होता है ना बोलने में, स्पर्श व्यंजन को बोलते समय स्पर्श तो होता है। अब वो स्पर्श किन व्यंजन का कहाँ से स्पर्श होता है, ठीक है, किन व्यंजन का कहाँ से स्पर्श होता है वो आपको देखना है इसमें। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। तो अभी हम इतना अपने वर्णमाला का सामान्य परिचय देख लिया। अब इनकी विस्तृत जानकारी आप देखेंगे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, और जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न इसमें बनते हैं वो सारे प्रश्न जो हैं हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना पढ़िए और हम बताएंगे अब इसके बाद कौन कौन से और स्वर के प्रकार होते हैं, कौन कौन से व्यंजन के प्रकार होते हैं। आज की क्लास में हमने स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या, वर्णमाला की संख्या, ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।